नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल नोट्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन भूगोल के नोट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिसमें कक्षा 12 से संबंधित है। और आपकी जो किताब है उसका नाम है भारत लोक अर्थव्यवस्था, और उसके 6ठे अध्याय की आज बातचीत करेंगे। यह नोट्स जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी उनके लिए भी उपयोगी है, साथ में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये नोट्स उपयोगी हैं। और इन नोट्स के साथ में आपको एमसीक्यू प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नोट्स जो है इनके अवेलेबल है। नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सबसे पहले लिखना होगा lakshmandhara.com, LAXMANDHARA.com। आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी। मोबाइल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास में ये डेस्कटॉप साइड में नहीं होगी, तो यहाँ इस तरीके से ये 3 डॉट दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करोगे और आपको एक डेस्कटॉप साइड करके एक ऑप्शन मिलेगा और उसके ऊपर आप ऐसे टिक मार देना। जैसे ही टिक मारोगे तो ये बढ़िया अच्छे फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आपको पूरा पढ़ना है आराम से वेबसाइट को, और फिर आपको शॉप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कैटेगरी ओपन हो जाएगी, जैसे कि कक्षा 12 भूगोल, कक्षा 12 इतिहास। कंप्लीट नोट्स अपने इसके ऊपर अवेलेबल है। फिलहाल एनसीईआरटी पे बातचीत कर रहे हैं तो मैंने कक्षा 12 की भूगोल और कक्षा 12 की इतिहास को पूरी तरीके से इसमें कंप्लीट कर दिया है। तो आप यहाँ इनके ऊपर क्लिक करके जिस भी सब्जेक्ट में, अब आपको इतिहास के नोट चाहिए या फिर भूगोल के नोट चाहिए, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपको कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पे ये व्हाट्सअप का बटन दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट मेरे पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। ठीक है। यहाँ जैसे कि अपन ने कक्षा 12 भूगोल वाला ऑप्शन ओपन किया तो अपने सामने कुछ ऑप्शन दिखाई दिए, जैसे कि मानव भूगोल के जो नोट्स हैं उनकी प्राइस यहाँ पे दी हुई है, और उसके बाद में यहाँ भारत लोक और अर्थव्यवस्था वाली जो किताब है उसके नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है। साथ में आपके एमसीक्यू जो है वो फ्री है, आप यहाँ पे एमसीक्यू फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और कंप्लीट नोट्स है जो उसकी यहाँ पे प्राइस दी हुई है। ये तो हो गई नोट्स की बात। इसके अलावा अगर आपने पहले की कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब चैनल में जाइए, सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद में प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद में यहाँ आपकी भूगोल की प्ले लिस्ट दी हुई है, और इसके बाद में और जो आपकी भूगोल की प्ले लिस्ट थी वो भी यहाँ इसी के अंदर दी हुई है। तो आप यहाँ इनके ऊपर क्लिक करके आराम से देख सकते हैं, जैसे कि ये आपकी मानव भूगोल की प्ले लिस्ट है, ये आपके भारत लोक और अर्थव्यवस्था की प्ले लिस्ट, उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री के नोट्स की है, और यहाँ आप जैसे देखेंगे तो आपको बहुत सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जो भी आपको चीज़ें पढ़नी है उसके ऊपर क्लिक करो और आराम से देख सकते हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। चलो अब आराम से एक एक चीज़ को देखते हैं और अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, आज का अपना जो चैप्टर है वो 6ठा चैप्टर है जिसका नाम है जल संसाधन। चैप्टर को क्या नाम है भाई? चैप्टर को नाम है जल संसाधन। चैप्टर का क्या नाम है? जल संसाधन। तो जल तो जल ही है, यानी पानी है। संसाधन क्या होता है? यानी वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति करे, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जल भी हमारी प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। नहाने, धोने, पीने सब कामों में जल का उपयोग लिया जाता है, तो जल भी एक प्रकार का संसाधन है। और इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन जल के बारे में सभी तथ्यों की बातचीत करेंगे। सबसे पहले जल संसाधन, यह एक सक्रिय जल संसाधन है। सक्रिय का मतलब है इसको चक्रण होता है। जैसे कि बारिश हुई, ठीक है ना, बारिश होने के बाद में जल है वो पृथ्वी पे जमा आ गया। पृथ्वी के बाद में जब सूर्य का ताप होता है तो सूर्य के ताप के माध्यम से ये वापस भाप के रूप में, उष्मा के रूप में वापस आसमान में चला जाता है, फिर बारिश होती है। तो ये एक प्रकार के सक्रिय संसाधन है, यानी यह एक प्रकार से सक्रिय संसाधन माना जाता है।
आगे नेक्स्ट बात करें, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जल जो है वो पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में। फिर अपन सोचते हैं कि भाई साहब मीठे पानी की कमी क्यों है। देखो इस धरातल पर 71% भाग पर जल है, जैसे कि आगे लिखा हुआ है कि पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, यानी ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। परंतु अलवणीय जल, कुछ जल का केवल लगभग 3% है, यानी ये जो 71% जो जल है वो पूरा का पूरा खारा है, पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य यानी अलवणीय जल, यानी जो खारा नहीं है, वो केवल और केवल 3% ही है इस पूरी दुनिया में। तो आप सोचिए कि पानी को बचाना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए ही उपलब्ध है। ये बात हमें सोचनी चाहिए, एक ये विषय सोचने का है। इस धरती पर 71% जल है, लेकिन वो पूरा का पूरा लवणीय जल है, वो हमारे पीने योग्य जल नहीं है। जो समुद्रों का जल है वो पूरा खारा है। इस सब के बावजूद केवल और केवल 3% जल ऐसा है जो हमारे उपयोग में लिया जा सकता है। आगे बात करें भारत के जल संसाधन, यानी भारत में किस तरीके की जल संसाधन की स्थिति है। तो देखो भारत विश्व के धरातल क्षेत्र का लगभग 2.45% हिस्सा जो है वो जल का अपने पास में रखता है, जबकि भारत में उपस्थित जल संसाधनों की मात्रा विश्व के 4% के बराबर है और विश्व की लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, आगे देखते हैं जल संसाधनों का वर्गीकरण, यानी जल संसाधन जो है वो उनका बंटवारा। जल संसाधनों का मुख्य रूप से 2 प्रकार से बंटवारा किया जाता है। पहला है धरातलीय जल संसाधन और दूसरा है भूमिगत संसाधन। कौन कौन से संसाधन, यानी जल के 2 संसाधन हैं। एक तो है धरातलीय, धरातलीय धरातलीय का मतलब क्या हुआ, धरातल के ऊपर जो जल के संसाधन है वो, और दूसरा है भूमिगत। भूमिगत मतलब, भूमिगत का मतलब है भूमि के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो जल के स्रोत हैं उन स्रोतों को कहते हैं भूमिगत जल संसाधन। ऐसे स्रोत भूमिगत जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन। तो जल के संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, धरातलीय जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। सबसे पहला जल संसाधनों का मुख्य रूप से 2 वर्गीकरण है, जिसमें अपन सबसे पहला देखेंगे वो है धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन, भारत में धरातलीय जल संसाधन के मुख्य 4 स्रोत हैं। भारत के अंदर धरातलीय जल संसाधन के मुख्य 4 स्रोत कौन से हैं? नदियां, झीलें, तलैया, तालाब। यानी ये जो भूमि है, ये जो धरातल है, इसके ऊपर ऐसे कौन से स्रोत है जिनमें जल पाया जाता है? तो नदी, झील, तलैया, तालाब। भारत में कुल 10,360 नदियां हैं। भारत में कितनी नदियां हैं? 10,360 नदियां हैं, जिसमें प्रत्येक उपनदी की लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है और इनका औसत वार्षिक प्रभाव 1,869 घन किलोमीटर होने का अनुमान लगाया जाता है। परंतु स्थलाकृतियां एवं अन्य दबावों के कारण इसमें केवल 690 घन मीटर जल का ही प्रयोग किया जा सकता है। कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियां यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का लगभग 60% जल पाया जाता है। दक्षिण भारत में जैसे नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है। देखो धरातलीय जल संसाधन के वर्गीकरण की बात करें तो मुख्य रूप से इसके 4 स्रोत हैं। एक तो नदी है, यानी नदियों में बहने वाला जल, नदियां धरातल के ऊपर पे बहती है। उसके बाद में झीलें, उसके बाद में ताल तलैया जो होते हैं छोटे मोटे गड्ढे मड्ढे, और उसके बाद में तालाब बना करके जल के स्रोत धरातल के ऊपर रखे गए हैं। उसके बाद में आंकड़े देखें तो भारत में 10,360 से भी अधिक नदियां हैं। कुछ उपनदियां भी हैं और कुछ नदियां हैं जिनका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत अधिक है। जल ग्रहण क्षेत्र बहुत अधिक है से मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ दिया गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, यानी ये बड़ी नदियां हैं और इनके अंदर पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा है, इसलिए इनको कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र में बहुत बड़ी नदियां। कौन कौन सी है इनके अंदर ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है? तो उसके अंदर है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है, ये कुछ बड़ी नदियां हैं। आगे
भूमिगत जल संसाधन। भारत में भूमिगत जल संसाधनों की मात्रा 432 घन किलोमीटर है। इसका लगभग 46% हिस्सा गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का मतलब हुआ क्या हुआ कि जहां से गंगा प्रवाहित होती है उसी के आसपास भूमिगत जल स्रोत पाए गए। अब जैसे पानी चलेगा तो नदी में से कुछ पानी रिस करके जमीन के अंदर तो जाएगा, वो हो गया भूमिगत स्रोत। और भूमिगत स्रोत में देखें तो गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन में भूमिगत स्रोत है वो सबसे ज्यादा है। भारत में भूम जल का सर्वाधिक प्रयोग हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब जैसे राज्यों में किया जाता है। मतलब भारत में जल जो है आंतरिक भाग में जो भूमि के अंदर जो जल स्थित है उसमें सबसे अधिक जल का प्रयोग जो है वो हरियाणा में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है और पंजाब में किया जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल जैसे राज्यों में भूमजल का सबसे कम प्रयोग किया जाता है। यानी छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और केरल जो राज्य है इनमें भूमजल का सबसे कम उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। जहाँ पानी बहुत अधिक होगा तो वहां फिर भूमजल का निकालने की क्या जरूरत है। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में कुछ लोग बैठे हैं, वो कुएं खोद करके अंदर से पानी क्यों निकालते हैं जमीन के अंदर से? क्योंकि वहां पानी की कमी है। तो जैसे हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु और पंजाब जैसे क्षेत्र है वहां पे क्या है कि भूमजल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। आगे है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में मध्यम दर पर भूमजल का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ 3 कैटेगरी पता चली। एक तो सबसे अधिक भूमजल का उपयोग, सबसे अधिक भूमजल कौन से राज्य है वो निकाल रहे हैं, कौन से निकाल रहे हैं? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी है कम प्रयोग, यानी भूमजल का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। उसमें कौन से क्षेत्र आएंगे? उसमें आएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है 3 नंबर की, वो है मध्यम दर, यानी मीडियम भूमजल का उपयोग करते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो मध्यम दर से भूमजल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ मैप है एक जिसके अंदर कुछ नदियाँ दी हुई है और उस नदियों का बेसिन दिया हुआ है। बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन का मतलब होता है उसका प्रवाह क्षेत्र। जैसे मान लो कोई भी एक नदी निकल रही है, ठीक है, ऐसे एक नदी निकल रही है तो उस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा बेसिन। क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा, यानी उसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह का मतलब होता है वो नदी कहां से बह रही है तो उसके आसपास का क्षेत्र होगा वो कहलाएगा प्रवाह क्षेत्र या फिर बेसिन। जैसे कि सबसे पहले बात करें, ये जो बेसिन है ये आपका सिंधु बेसिन है। ये इतना आपने किताबों में पढ़ा भी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो इतना पूरा जो बेसिन है वो पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु नदी का बेसिन है। पश्चिमी प्रवाह नदियां कच्छ, सौराष्ट्र, ये नदियां और लूणी नदी। यहाँ पे एक लूणी नदी है जो बालोतरा में बहती है जिससे मैं संबंधित हूँ, तो यहाँ पे एक लूणी नदी भी आ जाएगी। तो अगर अपन यहाँ बात करें तो ये कौन सी नदी का बेसिन है? सिंधु नदी का बेसिन है। बीच में आपको दिख रहा होगा गंगा का बेसिन, यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ से गंगा निकलती है और वापस इधर बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है, तो ये पूरा क्षेत्र है वो गंगा बेसिन है। इधर असम वाले एरिया में जाएं तो यहाँ आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन है। फिर यहाँ एक और नदी आ जाती है बराक बेसिन, ठीक है। यहाँ और देखोगे तो आपको देखेगा स्वर्ण रेखा बेसिन, ब्राह्मी और बैतरणी बेसिन, यहाँ महानदी बेसिन, यहाँ आप देखोगे तो गोदावरी बेसिन, ताप्ती बेसिन, नर्मदा बेसिन, माही बेसिन, साबरमती बेसिन, ये गुजरात के आसपास वाले एरिया में। फिर यहाँ नीचे आओगे तो आप कृष्णा बेसिन को देखोगे, पेन्नार बेसिन को देखोगे, कावेरी बेसिन को देखोगे। तो ये इस तरीके से कुछ भारत की प्रमुख नदियों के बेसिन जो आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, आराम से इस मैप को देखिए और अपने माइंड में इनका जो चित्र है वो फिक्स कर लीजिएगा कि गंगा बेसिन कहाँ है, कृष्णा बेसिन कहाँ है, साबरमती बेसिन कहाँ है, ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ है। ठीक है, इस तरीके से पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत, इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। इस तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ आपका अरब सागर है, यानी इस तरफ से जितनी भी नदियाँ आएगी इनका पानी अरब सागर में मिलेगा, इन तरफ से नदियाँ आएगी वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में मिलेगी और नीचे आपका हिंद महासागर
सागर अवस्थित है। ठीक है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है जो भारत को 2 भागों में बांट रही है। ओके, चलो वेरी गुड, आराम से समझ लिया होगा। आगे चलते हैं। आगे टॉपिक है लेगून और पच्छ झील। देखिए साथियों, मैंने नोट्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको बाहर कोई भी एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट इन नोट्स को देखते हैं आपके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपके लिए ये सबसे उपयोगी रहेंगे। और कोई छात्र 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है अगर नोट्स देख रहा है तो उनके लिए थोड़ा किताब पढ़ना जरूरी होगा, और किताब पढ़ने के बाद में आप इन नोट्स को लिख भी सकते हैं, आराम से देख भी सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी रहेंगे। आगे आता है लेगून और पच्छ जल। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है। भारत देखो इस तरीके से, और ये इस तरीके का जो भाग है यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा पूरा क्या है, तट रेखा। तट रेखा का मतलब क्या हुआ, ऐसा भाग जो समुद्र से संबंधित हो। और भारत की तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट रेखा बहुत ही दंतुरित है। कैसी है, दंतुरित है, और इसी कारण बहुत सी लेगून झीलें बन गई है। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लेगून और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन पाए जाते हैं। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल होता है और इनका उपयोग मछली पालन, चावल की कुछ निश्चित किस्में उगाने के लिए और साथ ही साथ नारियल की आदि की सिंचाई में इनका उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा अपन इधर साइड में चलते हैं और चित्र के माध्यम से देखते हैं कि आखिर लेगून झील होती क्या है। देखो, ये एक प्रकार की लेगून झील है। ये तटीय भाग है और ये ऊपर भी इस तरीके से तटीय भाग है, लेकिन ये भाग क्या हो गया, तंतुरित हो गया। ये भाग क्या हो गया, तंतुरित हो गया, यानी दांत के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और इस तंतुरित भाग के अंदर पानी जमा हो गया, ये लो सा पानी इसके अंदर जमा हो गया। इसके अंदर जो पानी है वो कैसा है, खारा है। और इस पानी का उपयोग किस लिए किया जाता है, एक तो लोग करते हैं मछली पालन के लिए, दूसरा यहाँ पे चावल उत्पादन करते हैं, और तीसरा यहाँ पे नारियल की खेती करते हैं। ओके, ये दंतुरित झील है। जैसे कि आपको एक नीचे मैप में और दे दिया, ये देखो, दिख रहा है भाई, ये कैसी झील है, ये जो झील है वो आपकी लेगून झील है। कैसी झील है, लेगून झील है। इस तरीके की जो झीलें हैं वो लेगून